दोस्तों सोचिए जरा, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान व्हाइट हाउस में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिसके एक ट्वीट से शेयर मार्केट हिल जाता है। सोचिए वॉशिंगटन व्हाइट हाउस की खिड़कियों के पीछे एक परछाई टहल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हाथ में फोन, स्क्रीन की नीली रोशनी उनके चेहरे पर रहस्यमयी चमक बिखेर रही है। बस एक उंगली का हल्का सा स्पर्श और दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था का रुख बदल सकता है। वॉल स्ट्रीट से लेकर टोक्यो, दुबई से मुंबई तक, हर ट्रेडर की नजर उसी ट्वीट पर टिक गई है। शब्द अभी दुनिया ने पढ़े नहीं, पर असर पहले से महसूस हो रहा है। क्या यह चेतावनी है, धमकी है, या कोई सौदे का इशारा हवा में सन्नाटा है? बस इंतजार का खेल। ट्रंप के एक ट्वीट से सिर्फ वैश्विक बाजारों में अरबों डॉलर का उतार चढ़ाव आता था, जिनके इशारे पर दुनिया की सेनाएं आगे बढ़ जाती थी। पर इस रात कुछ अलग था, क्योंकि फोन लाइन के दूसरी ओर थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बातचीत शुरू हुई सामान्य कूटनीति से, लेकिन 10 मिनट बाद ही ट्रंप का चेहरा बदलने लगा। मोदी की आवाज में एक शांत दृढ़ता थी, जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी आखिरी चाल चलने वाला हो। 20वें मिनट तक ट्रंप की उंगलियां टेबल पर थिरकना बंद हो गईं और 30वें मिनट तक कमरे का सन्नाटा उनके मन में उठते तूफान का आईना बन चुका था। 35वें मिनट पर फोन कटते ही ट्रंप ने गहरी सांस ली, जैसे उन्होंने किसी अनदेखे दबाव से मुक्ति पाई हो, या शायद खुद को एक नई सच्चाई के सामने झुकते पाया हो। अगले ही दिन दुनिया ने देखा कि अमेरिकी विदेश नीति में अचानक बदलाव आ गया। क्या यह एक गुप्त खुफिया रिपोर्ट थी, किसी संभावित युद्ध का चित्र, या फिर एक आर्थिक चाल जिसने अमेरिकी वर्चस्व की नींव हिला दी? यह रहस्य अब भी बंद फाइलों में कैद है, लेकिन उस 35 मिनट की कॉल ने साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि दिमाग की उस धार में है जो सही वक्त पर वार करना जानती है, जिसके एक फोन कॉल पर देश युद्ध में उतर जाते हैं। और वही ट्रंप सिर्फ 35 मिनट की एक फोन कॉल के बाद इस कदर हिल गया कि उसका पूरा अहंकार चकनाचूर हो गया। यह कहानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक की, जिसने पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा कदम जिसने न सिर्फ अमेरिका को चुनौती दी, बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे भारत विरोधी देशों को भी एकदम चुप करा दिया। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल की शुरुआत एक शांत से दिखने वाले दिन से हुई, जब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कूटनीतिक मोर्चे पर एक बड़ा तूफान उठने वाला है। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं। अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 10 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान ने अचानक एक सीज फायर का ऐलान किया। इस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि हाल के महीनों में दोनों देशों के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे और हालात किसी भी वक्त नियंत्रण से बाहर जा सकते थे। लेकिन ऐलान के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने पुराने रंग में आ गए। उन्होंने दुनिया भर में यह कारण पाट के दुनिया भर में आधारित संदेश फैलाना शुरू कर दिया कि यह सीज फायर उनकी व्यक्तिगत मध्यस्थता का नतीजा है। मीडिया में उन्होंने बार बार कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने में वही असली नायक हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक कूटनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक वैश्विक इमेज बिल्डिंग का मौका था। लेकिन भारत ने उनके इन दावों को साफ साफ खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने सख्त लहजे में बयान जारी कर कहा कि यह फैसला पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई रोल नहीं है। यह वही नीति थी जिसे भारत दशकों से मानता आया है कि कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों में किसी भी बाहरी देश की दखल अंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। ट्रंप के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि उन्होंने उम्मीद की थी कि भारत उनके इस मध्यस्थ वाले दावे पर कम से कम चुप्पी साध लेगा। लेकिन यहां तो सीधे सीधे नकार मिल गया, और वह भी सार्वजनिक मंच पर। तनाव की यह पहली लकीर खींची जा चुकी थी। लेकिन यह बस शुरुआत थी। असली विस्फोट 17 जून 2025 को हुआ, जब कनाडा में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 35 मिनट की फोन कॉल हुई। इस कॉल में मोदी ने ना किसी तरह की घुमा फिरा बात की और ना ही कूटनीतिक मिठास घोली। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि 7 कर को पाकिस्तान के साथ सीज फायर में अमेरिका या कोई भी तीसरा पक्ष शामिल नहीं था, और भारत की नो मीडिएशन नीति आगे भी जारी रहेगी। यह सुनकर व्हाइट हाउस में खलबली मच गई। ट्रंप को यकीन ही नहीं हुआ कि भारत उनके दावे को इस तरह सिरे से नकार देगा। लेकिन मोदी यही नहीं रुके। कुछ ही दिनों बाद ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया। यह एक ऐसा कदम था
जिसने भारत की कूटनीतिक रेड लाइन पार कर दी। भारत को पाकिस्तान के निर्वाचित नेताओं से मिलने पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना का चीफ वह व्यक्ति है जिसकी संस्था पर भारत में आतंकवाद को हवा देने और सीमा पार से हमले कराने के आरोप दशकों से लगते आए हैं। ऐसे व्यक्ति को व्हाइट हाउस में बुलाना उसे कूटनीतिक मान्यता देने जैसा था। भारत ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना। व्हाइट हाउस में जनरल मुनीर का स्वागत करना केवल एक शिष्टाचार नहीं था, बल्कि यह एक गहरा संदेश था कि अमेरिका पाकिस्तान की सेना को क्षेत्रीय राजनीति में एक वैध खिलाड़ी मानता है। और यहीं पर मोदी और ट्रंप के बीच तनाव खुलकर सामने आने लगा। फोन कॉल में मोदी ने इस लंच को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति भी जताई, लेकिन ट्रंप ने इसे अनसुना कर दिया। इसके बजाय उन्होंने मोदी को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण भेजा, जो बाहर से तो दोस्ताना दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक कूटनीतिक चाल छिपाए हुए था। भारत को शक था कि ट्रंप व्हाइट हाउस में मोदी और पाक आर्मी चीफ को एक ही मंच पर लाकर दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका ने दोनों को एक टेबल पर बैठा दिया। यह भारत के लिए एक जाल था, एक ऐसा ट्रैप जिसमें फंसना उसकी दशकों पुरानी विदेश नीति के खिलाफ होता। और यहीं पर आया वह पल जिसे आज भी भारत का इंटेलिजेंस मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस निमंत्रण को बेहद विनम्रता से ठुकरा दिया। उन्होंने बहाना दिया कि उन्हें क्रोएशिया की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है। असल में यह बहाना नहीं, बल्कि एक सीधा संदेश था। भारत पाकिस्तान की सेना को वैध कूटनीतिक साझेदार नहीं मानता और किसी भी कीमत पर सुपर पावर के दबाव में नहीं झुकेगा। इस एकना ने पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI को सीधा झटका दिया। इस्लामाबाद को साफ संकेत मिल गया कि व्हाइट हाउस में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रचने का दौर खत्म हो चुका है। इस न से ट्रंप का अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि भारत का प्रधानमंत्री उनके व्यक्तिगत निमंत्रण को ठुकरा सकता है। इसके बाद से ट्रंप और उनके प्रशासन का रवैया भारत के प्रति पूरी तरह बदल गया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से भारत की आलोचना शुरू कर दी, भारत की अर्थव्यवस्था को मृत करार दे दिया और फिर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाकर आर्थिक युद्ध का ऐलान कर दिया। दुनिया के अधिकांश मीडिया और विशेषज्ञों ने इस टकराव की वजह के रूप में टैरिफ को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन यह तो सिर्फ ऊपर से दिखने वाला धुआं था। असली आग तो उस फोन कॉल में लग चुकी थी जब मोदी ने ट्रंप को साफ साफ ना कह दी थी। अब सवाल उठता है, क्या मोदी का यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया था? क्या अमेरिका जैसे महाशक्ति से टकराना भारत के लिए खतरनाक साबित होगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यह पूरा कदम एक सोची समझी गहरी और बहुस्तरीय रणनीति का हिस्सा था। मोदी जानते थे कि अमेरिका का गुस्सा भारत के लिए एक कूटनीतिक हथियार बन सकता है। उन्होंने इस टकराव को रूस, फ्रांस, ईरान और उन सभी देशों के लिए एक संदेश बना दिया जिनके अमेरिका से रिश्ते तनावपूर्ण हैं। संदेश यह कि भारत अब वॉशिंगटन का मोहरा नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति है जो अपनी शर्तों पर खेलती है। इस संदेश का असर यह हुआ कि रूस और फ्रांस के साथ भारत के रक्षा और व्यापारिक सौदे और तेज हो गए। पर्दे के पीछे एक और दिलचस्प खेल चल रहा था। अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान यानी पेंटागन ट्रंप की व्यक्तिगत राजनीति से अलग सोचता है। वह भारत को इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है। ट्रंप से दूरी बनाकर भारत ने पेंटागन को यह संदेश दिया कि वह किसी के दबाव में आने वाला देश नहीं है। इससे भारत की मोलभाव करने की क्षमता बढ़ गई और रक्षा तकनीक ट्रांसफर जैसे मुद्दों पर उसकी बार्गेनिंग पावर और मजबूत हो गई। इस रणनीति का एक और बड़ा फायदा यह था कि भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों को घेरने में सफल हो रहा था। अमेरिका के साथ तनाव दिखाकर भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ मिलकर एक वैकल्पिक सुरक्षा ढांचा मजबूत करना शुरू कर दिया। इस ढांचे में लद्दाख और दक्षिण चीन सागर में चीन पर एक साथ दबाव डालने की योजना शामिल थी। ये बीजिंग को दो मोर्चों पर उलझाने की रणनीति थी, जिससे उसकी आक्रामकता पर रोक लग सके। पाकिस्तान के लिए भी यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मोदी के ट्रंप को खुलेआम नकारने का मतलब था कि अब कोई भी पश्चिमी ताकत पाकिस्तान के लिए भारत पर दबाव नहीं बना पाएगी। पाकिस्तान, जो हमेशा अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद की उम्मीद में रहता था, उसकी यह उम्मीद लगभग खत्म हो गई। जहां तक ट्रंप के 50% टैरिफ का सवाल है, वह पहली नजर में भारत के लिए नुकसानदेह लग सकता है, लेकिन असल में यह मेक इन इंडिया के लिए वरदान साबित हो रहा है। महंगे अमेरिकी सामान के कारण भारत में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी कंपनियां टैरिफ से बचने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में लगाने पर मजबूर होंगी। इससे भारत को दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
आज ब्रिक्स प्लस, शंघाई सहयोग संगठन और G20 जैसे मंचों पर भारत एक स्वतंत्र और असंरेखित शक्ति के रूप में उभर रहा है। यह सब उस एक फोन कॉल और उस एक ना से शुरू हुआ जिसने भारत की विदेश नीति को नई दिशा दी। यह अध्याय है रणनीतिक स्वायत्तता का, राष्ट्रीय स्वाभिमान का और उस भारत का जो विश्व शक्ति बनने की राह पर है। 21वीं सदी के तीसरे दशक में भारत ने जिस प्रकार अपनी आर्थिक, रणनीतिक और कूटनीतिक दिशा को पुनर्परिभाषित किया है, वह न केवल घरेलू विकास मॉडल को मजबूत करने वाला है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति समीकरणों में एक निर्णायक बदलाव का संकेत भी देता है। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में कोविड-19 महामारी के चरम पर दी गई थी, केवल एक नारा नहीं बल्कि एक व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य उत्पादन, प्रौद्योगिकी, रक्षा, कृषि और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में आयात निर्भरता को घटाकर दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। इस नीति के तहत भारत ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं को मजबूती दी, जिनके प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप स्थानीय उत्पादन इकाइयां तेजी से बढ़ीं, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतिगत सुधार हुए और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, रक्षा उपकरण निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में भारत की उत्पादन क्षमता बढ़ी है, जो न केवल घरेलू मांग को पूरा करने में सहायक है, बल्कि निर्यात प्रतिस्पर्धा में भी भारत को मजबूत कर रही है। इसके साथ ही रोजगार सृजन के नए रास्ते खुल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में MSMEs, लघु और मध्यम उद्योगों का प्रसार, शहरी क्षेत्रों में IT और सेवा क्षेत्र का विस्तार और ग्रीन टेक्नोलॉजी आधारित नौकरियों की संख्या में इजाफा इसका स्पष्ट प्रमाण है। भारत के इस आत्मनिर्भरता मॉडल का वैश्विक मंच पर भी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। BRICS प्लस, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और नए सदस्य देशों के रूप में विस्तारित आर्थिक राजनीतिक समूह में भारत की भूमिका अब केवल एक सहभागी की नहीं, बल्कि एक नीति निर्माता और संतुलनकारी शक्ति की है। चीन और रूस जैसे देशों के साथ सहयोग करते हुए भी भारत अपनी स्वतंत्र नीति निर्धारण क्षमता को बनाए रखता है, जिससे उसे वैश्विक दक्षिण पॉइंट, ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक विश्वसनीय आवाज के रूप में देखा जाने लगा है। BRICS प्लस के तहत भारत ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने, वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में सुधार लाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने पर जोर दिया है। यह दृष्टिकोण अमेरिका और यूरोप की डॉलर केंद्रित आर्थिक व्यवस्था के विकल्प को जन्म देता है, जिसमें भारत एक मध्यस्थ और नवाचारक के रूप में कार्य कर रहा है। शंघाई सहयोग संगठन SCO में भी भारत की रणनीति बहुआयामी है। यह मंच सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग, ऊर्जा साझेदारी और क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। भारत SCO का स्थायी सदस्य होने के नाते मध्य एशिया के ऊर्जा समृद्ध देशों कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ अपने आर्थिक और सुरक्षा संबंध गहरा रहा है। इससे भारत को न केवल सस्ते और दीर्घकालिक ऊर्जा स्रोत मिलते हैं, बल्कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC जैसे बहुदेशीय परियोजनाओं के माध्यम से यूरोप और रूस तक तेज व लागत प्रभावी व्यापारिक मार्ग भी मिलते हैं। SCO में भारत का एक और प्रमुख लाभ यह है कि वह चीन और पाकिस्तान जैसे भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ एक औपचारिक बहुपक्षीय ढांचे में संवाद बनाए रख सकता है, जिससे तनाव प्रबंधन और रणनीतिक स्थिरता के अवसर मिलते हैं। इसी प्रकार G20 मंच पर भारत का प्रदर्शन विशेष उल्लेखनीय है। 2023 में G20 की अध्यक्षता ने भारत को एक अनूठा अवसर दिया कि वह जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, डिजिटल सार्वजनिक ढांचा और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर नेतृत्वकारी भूमिका निभा सके। भारत ने एक धरती, एक परिवार, एक पद, एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के माध्यम से समावेशी विकास का संदेश दिया, जिसे विकसित और विकासशील देशों दोनों ने सराहा। डिजिटल भुगतान प्रणालियों जैसे UPI को वैश्विक स्तर पर अपनाने की वकालत और जलवायु वित्त में न्यायपूर्ण हिस्सेदारी की मांग ने भारत को वैश्विक नीति निर्माण के केंद्र में ला खड़ा किया। इन सभी मंचों पर भारत की भूमिका इस तथ्य को सिद्ध करती है कि वह अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और असंरेखित वैश्विक शक्ति है। यह स्थिति भारत को ठंडे युद्ध, कोल्ड वॉर काल की गुटनिरपेक्ष नीति का एक आधुनिक संस्करण अपनाने का अवसर देती है, जिसमें वह किसी एक शक्ति खेमे में शामिल हुए बिना अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों कर सकता है। भारत के इस दृष्टिकोण के कई फायदे हैं। पहला, यह उसे अमेरिका,
यूरोप, रूस, चीन और वैश्विक दक्षिण के साथ समानांतर रिश्ते बनाने की क्षमता देता है। दूसरा, यह उसे भू राजनीतिक संकटों में मध्यस्थ की भूमिका निभाने का अवसर देता है। और तीसरा, यह उसे दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में स्वायत्तता प्रदान करता है। भविष्य की ओर देखें तो भारत की दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक मंचों पर उसकी स्वतंत्र स्थिति एक दूसरे को सुदृढ़ करती हुई दिखाई देती है। जैसे जैसे घरेलू उद्योग मजबूत होंगे, विदेशी निवेश बढ़ेगा और तकनीकी क्षमताएं विकसित होंगी, भारत के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में निर्णायक भूमिका निभाने की ताकत होगी। साथ ही BRICS प्लस, SCO और G20 जैसे मंचों पर सक्रिय भूमिका के माध्यम से भारत वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार और संतुलन लाने में योगदान दे सकेगा। यह सब मिलकर भारत को न केवल अपने 1 अरब 4 करोड़ नागरिकों के लिए आर्थिक समृद्धि और रोजगार सुनिश्चित करने में मदद करेगा, बल्कि उसे एक ऐसी शक्ति में परिवर्तित करेगा जो 21वीं सदी के मध्य तक वैश्विक शक्ति संतुलन की दिशा निर्धारित कर सके। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।